हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं इंटरनेट इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, काव्य शास्त्र के संबंध में दिया हुआ है। तो उसी टॉपिक को लेकर के हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को भरत मुनि का रस सूत्र और उसके प्रमुख व्याख्याकार का यहाँ विस्तार पूर्वक अध्ययन बताया था। तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिए। और जो भरत मुनि के जो रस सूत्र हैं उसके अलावा अन्य कौन कौन से प्रमुख व्याख्याकार थे, भट्टलोलट्ट हुए, शंकुक हुए, तो इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन देख चुके थे। अब इनके बाद हम देख लेते हैं आज भट्टनायक और अभिनव गुप्त। इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर आते हैं रस, और रस के विस्तार पूर्वक आप लोगों को एक एक जानकारी दी जाएगी जिससे रस से संबंधित कोई भी प्रश्न हो। क्योंकि देखिए एनटीए नेट के पेपर में बड़े ही गहराई से डीपली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं भरत मुनि के रस सूत्र के अन्य व्याख्याकारों में भट्टनायक, और इनका वाद था भुक्तिवाद। भट्टनायक ने लोलट्ट और शंकुक के मतों का विरोध किया। उनके मत से ना तो रस की उत्पत्ति होती है ना उसकी अनुभूति होती है, वास्तव में रस की भुक्ति होती है, ऐसा भट्टनायक ने कहा है। इसलिए उनका वाद का नाम भुक्तिवाद था। ये यहाँ पर नोट करने की चीज़ें हैं कि भट्टनायक जो है उन्होंने कहा है कि ना तो रस की उत्पत्ति होती है और ना ही उसकी अनुभूति होती है, वास्तव में उसकी भुक्ति होती है। उसने संयोगात का अर्थ भोज भोजक संबंधात एवं निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति किया है। वे भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना करके रस निष्पत्ति की निम्नलिखित प्रक्रियाएं मानते हैं। नंबर 1 है अभिधा व्यापार द्वारा काव्य के अर्थ का बोध होना। नंबर 2 है भाव काल व्यापार द्वारा विवाहादि साधारीकरण होता है। ऐसा जो है इन्होंने भट्टनायक ने कहा है। और नंबर 3 उन्होंने माना है कि भोजकत्व द्वारा सामाजिक साधारीकरण विभावादि के बाद साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है। संक्षेप में सहृदय भावकत्व व्यापार द्वारा अपने स्थायी भाव का साधारणीकृत रूप में अर्थात रस रूप में अनुभव करता है, और भोजकत्व व्यापार द्वारा उक्त प्रकार से सिद्ध रस का भोग करता है। भट्टनायक के प्रेक्षक के मन को रस का स्थान माना है। भट्टनायक ने क्या माना है? प्रेक्षक के मन को रस का स्थान माना है। किंतु भुक्तिवाद के सिद्धांत में 2 अवगुण हैं। भट्टनायक भावकत्व और भोजकत्व नामक 2 नए काव्य व्यापारों की कल्पना करते हैं। अब यदि प्रश्न आ जाए कि भावकत्व और भोजकत्व 2 नामक नए व्यापारों की कल्पना किसने की है, 2 नए सिद्धांतों को किसने माना है, तो इसका उत्तर होगा भट्टनायक ने माना है। उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। दूसरे, इस सिद्धांत में भोग और आनंद 2 विरोधी तत्वों की एक साथ चर्चा की जाती है। आनंद रस आनंद रूप है, उसे भोग रूप कहना दार्शनिक दृष्टि से असंगत लगता है। तो ये जो है भट्टनायक की सिद्धांत हुई, उनका मत हुआ। उन्होंने किस प्रकार से रस की व्याख्या की है ये हमने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं चौथे नंबर पर आते हैं रस के प्रमुख व्याख्याकारों में अभिनव गुप्त, जिनका वाद है अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त कहते हैं कि भावकत्व व्यापार का प्राण धनन या व्यंजना है जो शब्द शक्ति है, अतः भावकत्व की कल्पना करना सार्थक नहीं है। यदि रस को धनित मान लिया जाए तो भोजकत्व देव सिद्ध हो जाता है। अंततः है भोजकत्व व्यापार को काव्य का पृथक व्यापार मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो है अभिनव गुप्त अपने मत व्यक्त कर रहे हैं।
अभिनवगुप्त के अनुसार रति इत्यादि स्थायी भाव संस्कार रूप में सहृदय में विद्यमान रहते हैं तथा विभावादि द्वारा जागृत किए जाने पर रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जिस प्रकार जल सिंचन करने पर पृथ्वी से गंध प्रकट होती है, उसी प्रकार विभावादि के द्वारा सहृदय का स्थायी भाव जागृत हो जाता है। संस्कार रूप होने के कारण सहृदय के स्थायी भाव एक से होते हैं। अभिनवगुप्त की मान्यता है कि नाटक या काव्य के उपकरणों द्वारा साधारीकरण होकर देश काल स्व और पर व व्यक्तिगत राग देश की चेतना से मुक्त होकर रति आदि भाव आस्वादन अथवा सुखमय प्रतीति के विषय बन जाते हैं। तो ये जो है अभिनवगुप्त ने रस के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हम देखेंगे रस के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। रस के 3 अवयव हैं और इस 3 अवयवों के भी कितने भेद हैं। इसके अलावा जो भाव हैं और जो प्रमुख स्थायी भाव हैं उनका हम यहाँ विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।